हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट हॉर्टिकल्चर के एक नए टॉपिक की। अब आपके ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, तो जल्दी जल्दी ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसका नाम है सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, पहला टॉपिक तो आपका ये है और एक और टॉपिक भी आज साथ चलेगा जिसका नाम है फ्लोरिंग एंड फ्रूट सेट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें एक्चुअली काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजी है, काफी ज्यादा डेफिनेशंस है। हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे रैपिड फायर में, रैपिड क्लास में, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी अगर कहीं और ज्यादा आपके पीवाईक्यूज में अगर कहीं और ज्यादा टर्मिनोलॉजी या ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आपको वो डेफिनेटली करवाऊंगा। तो अभी चलते हैं सीड डोरमेंसी की तरफ। सीड डोरमेंसी क्या है? सीड डोरमेंसी अनुकूल परिस्थितियों में भी जीवित बीज का अंकुरण न करना ही बीज शयनावस्था या सुषुप्तावस्था है। मतलब फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइडेड है, सीड को अच्छी खासी कंडीशन मिली है, सही एनवायरनमेंट मिला है, सही वाटर मिला है, सही लाइट मिली है, बिल्कुल अच्छा मौसम दिया हुआ है उसे। ठीक है, हर एक कंडीशन, हर एक चीज प्रोवाइड करवाई है, लेकिन फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, बीज का अंकुरण नहीं हो रहा। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? बीज की सुषुप्तावस्था बोलते हैं। ठीक है जी। तो बीज की जो सुषुप्तावस्था है, ये नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म मतलब अगर आप समझो कि आपने प्याज वगैरह को देखा होगा, ऐसी जगह जहां अनियन का स्टोरेज किया जाता है, भंडारण होता है, वहां पे आप देखते हो कि प्याज की स्प्राउटिंग हो जाती है, अंकुरण हो जाता है। जबकि हमने उसे स्टोर करने के लिए रखा है और आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे स्टोर किया था, लेकिन फिर भी वातावरण से नमी पकड़ के उसने क्या कर लिया? स्प्राउटिंग होगी, तो वो चीजें क्वालिटी गिरा भी देती है। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म है कि वो नेचुरल कंडीशन में सरवाइव कर सके, उनको ज्यादा समय तक स्टोर कर सके। कहीं ना कहीं सुषुप्तावस्था फायदेमंद भी है। ठीक है, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डोरमेंसी की, महत्व की। प्रिवेंट्स जर्मिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। जब क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तब वो क्या करते हैं? सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। फायदा भी क्या? अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा? जर्मिनेट कर जाएगा, फिर पौधे में नुकसान होगा। इससे अच्छा सीड हमारा पड़ा ही हमारे पास स्टोर पड़ा है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब हम उसको ग्रो कर लेंगे और अच्छा प्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, काम है, तो है इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के लंबे टाइम तक सर्वाइवल में भी काफी बड़ा योगदान है। ऐसे कहते हैं कि जैसे हमने जैसे खोज करते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट खोज कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि कौन सी सीड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कौन सी वैरायटी, कौन सी स्पीशीज का कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो हमें पुरानी सभ्यताओं में भी जैसे गेहूं के कुछ अवशेष मिले हैं, वहां से उनके सीड मिले हैं, तो उससे पता लगता है कि ये गेहूं का सीड रहा होगा। और वो फिर भी जर्मिनेट कर जाए तो कितनी अच्छी बात होगी कि आप उससे उस टाइम की एक वेराइटी और निकल सकती है, उस टाइम की वैरायटी के गुण हमें मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत डेप्थ में चला गया बताने की, लेकिन छोटी सी बात थी। हेल्प्स इन सीड स्टोरेज। मैंने जैसे कि आपको समझाया अभी, प्याज का एक एग्जांपल देखिए, सीड स्टोरेज में, भंडारण में मदद करता है। सिंक्रोनाइज जर्मिनेशन विद सुटेबल क्लाइमेट। अगर सही क्लाइमेट हो तो जो जर्मिनेशन होगा वो सिंक्रोनाइज मतलब एक समान होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक पौधा तो उग के फ्लोवर से उसके फ्रूट भी बन गए और दूसरा अभी तक फ्लोवर ही खिल रहे हैं। ठीक है, एक अभी कच्ची अवस्था में पड़ा है और दूसरा पक चुका है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक ही टाइम पे सेम हाइट पे पौधे ग्रो करने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी। ये वैसे सीड डोरमेंसी का टॉपिक मैं आपको एग्रोनॉमी में पहले करवा चुका हूँ, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। फिर हम देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ एक्सोजिनस डोरमेंसी, एंडोजिनस डोरमेंसी, कंबाइंड डोरमेंसी। एक्सोजिनस मतलब बाह्य कारक द्वारा अगर सुषुप्तावस्था आई हो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम सीड को ज्यादा गहराई में बो देते हैं, सतह से ज्यादा गहराई में बो देते हैं, तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि बाह्य कारक हो सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ इंसेक्ट वगैरह का कोई काम हो जाए, या कुछ द्रव वगैरह, इस पे कोई पदार्थ वगैरह गिर जाए, या इसका जो ऊपर का कोट है, जो सीड कोट बोलते हैं जिसे हम, वो हार्ड हो जाए, तो ये बाह्य बाह्य कारक है। और एंडोजिनस मतलब आंतरिक कारक, जैसे कि कुछ जेनेटिक अगर प्रॉब्लम्स रही होंगी, ठीक है, उसकी वजह से या भ्रूण इमेच्योर हो गया होगा, ठीक है, एम्ब्रायो का जो परिपक्व नहीं हुआ होगा ढंग से, एम्ब्रायो इमेच्योर रहा होगा, उसकी वजह से भी क्या होता है, आंतरिक कारक आपको देखने को मिलते हैं कि सीड डोरमेंसी हो जाती है। इन दोनों का कंबाइंड जो रूप होगा उसको हम कहते हैं संयुक्त या कंबाइंड डोरमेंसी। ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा के लिए आप वो वीडियो देखोगे। ठीक है, कोजेज ऑफ सीड डोरमेंसी। कारण कारण क्या है? हार्ड सीड कोट, जैसे मैंने बताया, सीड कोट जो है कठोर बीजावरण, बीज के ऊपर जो उसका जो आवरण है, जैसे भ्रूण को जो कवर किए हुए, भ्रूण को जो बचा रहा है, ठीक है, ये आवरण जो है ये कैसा ज्यादा कठोर होगा, तो क्या होगा? जर्मिनेट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? सीड डोरमेंसी। इमेच्योर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो अगर पूरी तरह से परिपक्व ही नहीं है तो वो पौधे में कन्वर्ट होगा ही नहीं।
ठीक है। केमिकल इनहिबिटर्स, कुछ ऐसे इनहिबिटर जैसे एबीए, अगर आपने एबीए का नाम सुना है, एब्सिसिक एसिडिक एसिड, इसको क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन। तो ये क्या करता है, जर्मिनेट होने से रोकता है, तो ये डोरमेंसी को क्या करता है, इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। फिनोल्स भी यही काम करते हैं। लैक ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कमी होने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको सी डोरमेंसी देखने को मिलती है, जो कि एक आंतरिक कारण ही हो गया, एंडोजिनस डोरमेंसी हो गई। मेथड ऑफ ब्रेक सी डोरमेंसी, सी डोरमेंसी अगर हो जाए तो अगर उसको ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन, ये दो टर्म्स आती हैं, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन एक मैंने देखा था कि उसमें लिखा था कि केमिकल्स द्वारा अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो वो किस में आता है, तो स्कैरिफिकेशन में आता है, ऐसे उसका आंसर था स्कैरिफिकेशन। लेकिन स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। स्कैरिफिकेशन में देखो सी लिखा है और स्ट्रैटिफिकेशन में टी लिखा है, तो टी से आप याद रखोगे टेम्परेचर और सी से आप रखोगे केमिकल को याद, तो स्कैरिफिकेशन केमिकल्स और स्ट्रैटिफिकेशन में टेम्परेचर यूज किया जाता है सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। वैसे स्कैरिफिकेशन मतलब स्कैपर, स्कैपर मतलब खुरपा बोलते हैं जिसे, ठीक है, उससे याद रखेंगे खुरचना। सीड कोट इंजरी, इससे सीड कोट इंजरी होने के भी चांस रहते हैं, उसको भी आप देखना कि हमें क्या करना है। अगर सीड ज्यादा, सीड कोट जो है, बीजावरण जो है वो ज्यादा कठोर है, तो उसको बस थोड़ा सा खुरच के हमने अपने काम में बस फायदा उठा लेना उसका, हमने अपने काम में यूज ले लेना है उतना खुरच के बस, जिससे हमारा कुल मिला के बात ये है कि सीड की जो डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाए, हमारा बीज अंकुरण हो जाए। स्ट्रैटिफिकेशन में बात करें तो टेम्परेचर से कोल्ड या वार्म ट्रीटमेंट, अब बीज किस तरह का मैटर करता है, ठीक है, कोई कोल्ड ट्रीटमेंट से सही होते हैं, कोई वार्म ट्रीटमेंट से सही होते हैं, तो वो आप देख लेना। केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन एसिड, ठीक है, ये क्या है, ये प्लांट हार्मोन है एक तरह का, ये भी अगला वीडियो जो आएगा हमारा वो प्लांट हार्मोन्स पे ही आएगा, तो आपको ये चीज वहां पे क्लियर कर दूंगा। जिब्रेलिन एसिड है जो, जिब्रेलिन एसिड, ये केमिकल ट्रीटमेंट में, और पोटेशियम नाइट्रेट भी केमिकल ट्रीटमेंट से क्या करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। बीजों को पानी में भिगो के रखना, ये तो हम काफी टाइम से हमारा ये कह सकते हैं परंपरागत तरीका रहा है बीजों को अंकुरण करने का, जल्दी अंकुरण करने का, ठीक है, तो बीजों को पानी में भिगो के रखना लगभग 24 घंटे तक। मैकेनिकल रिमूवल ऑफ सीड कोट, मैकेनिकल मतलब अपने हाथों द्वारा आपने सीड कोट को क्या कर दिया, पूरे के पूरे सीड कोट को ही रिमूव कर दिया, ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी क्या होगी, मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, सुषुप्तावस्था को तोड़ने के उपाय हो गए। GA3 जिब्रेलिन एसिड है जो, इसका यूज आप क्या करते हो, मोस्ट कॉमनली उपयोग होता है इसका, सबसे ज्यादा इसी का उपयोग होता है सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन ऐसे समझो कि भ्रूण का वृद्धि करके पूर्ण पौधे में तब्दील होना ही सीड जर्मिनेशन है। एम्ब्रायो का ग्रोथ करके एक पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाना ही सीड जर्मिनेशन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है एपिजेल, एक होता है हाइपोजेल। एपिजेल में क्या होता है कि आप देखो कि एक सीड जब जर्मिनेट किया तो एपिकोटाइल जो है वो बाहर आके उससे लीफ निकली, ठीक है, एपिकोटाइल बाहर आया तो उसे बोलते हैं एपीजियल, एपी मतलब बाहर आना, ठीक है, बाहर, एपीजियल जर्मिनेशन। कोटिलिडोन अबव सोइल सरफेस ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, सोइल सरफेस से ऊपर आके कोटिलिडोन निकलता है, ठीक है, और ऐसे सीड का जो जर्मिनेशन देखने को मिलता है। हाइपोजियल मतलब क्या होता है कि एपिकोटाइल है जो वो यही सरफेस के नीचे, सोइल सरफेस के नीचे ही एपिकोटाइल फटता है, निकलता है, ठीक है, तो एपिकोटाइल बिलो सोइल सरफेस ऐसे कह सकते हैं। तो कोटिलिडोन बिलो सोइल सरफेस होता है हाइपोजियल, और एपिजियल होता है अबव सोइल, कोटिलिडोन का ऊपर सरफेस के ऊपर आके निकलना। तो एग्जांपल्स देखें एपिजियल के, ये होता है बीन और कॉटन, और हाइपोजियल के देखें पी और मेज। ये एग्जांपल्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कौन से पौधे में एपिजियल होता है, कौन से हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इसको और डिटेल में पढ़ना होगा तो अभी जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मैं क्लासेस बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में, तो आप वहां जरूर ध्यान दीजिएगा। उसमें आपका, अगर आप बोलोगे मुझे, अगर वीडियो में जब भी आप कमेंट कर दोगे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। बाकी आपको हर वीडियो का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, आई एग्री से जुड़िए, आई एग्री क्लासेस टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उस पे हर वीडियो का लिंक, हर नई वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा, साथ के साथ ये पीपीटी भी मिलेगी और क्विज भी आपको दिए जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा इनहेंस होगी, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट हो गई है, फिर पढ़ने पे ध्यान देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन, अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वाटर, क्लाइमेट तो होगा ही ऑब्वियसली, वाटर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाइबिलिटी ऑफ सीड, बीज की
जीवनीयता है। हमने जैसे बात की है, कुछ बीज की जीवनीयता 1 महीने की होती है, कुछ की 3 महीने की होती है, कुछ की साल भर नहीं खराब होते, ठीक है। वो कब तक उसके अंदर भ्रूण जीवित रहता है उसको ही बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड, ठीक है। ये तो फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन थे, नॉर्मल बातें हैं, आपने पहले पढ़ी हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप, क्रॉप को स्टेब्लिश करने के लिए, फील्ड में क्रॉप को लगाने के लिए जर्मिनेट होना जरूरी है। और यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन, ये तो मैंने बताया था कि सेम टाइम पर ग्रो करे, ऐसे ना हो कि एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, एक पूरा पक चुका है और एक इतनी देर बाद उसका जर्मिनेशन हुआ कि वो एक तो पक चुकी है आधी फसल तो, और आधी फसल आपकी ग्रीन ही पड़ी है, वेजिटेटिव ग्रोथ में ही अभी तक। अर्ली एंड वाइग्रस ग्रोथ, जल्दी उसका जर्मिनेशन हो और ग्रोथ विशाल हो, वाइग्रस हो, काफी अच्छी प्रोडक्शन या काफी अच्छा झाड़ लेके आए। हायर इल्ड पोटेंशियल होना चाहिए, इल्ड का जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीड जर्मिनेशन में। बस अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। ये जो टर्मिनोलॉजी थी आपकी, ज्वेलिनिटी क्या होता है, किशोरावस्था, ऐसी अवस्था जब पौधा अभी वेजिटेटिव ग्रोथ पे ही ध्यान देता है, अपनी अर्ली स्टेज में पौधा अपनी सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, जिसमें वो ना ही किसी तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि फ्लावर वगैरह प्रोड्यूस करता है, और फ्लावर रिप्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो ज्वेलिनिटी इज द अर्ली ग्रोथ फेज ऑफ अ प्लांट ड्यूरिंग विच इट डज नॉट फ्लावर इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। पौधे की प्रारंभिक अवस्था जब वह अनुकूल परिस्थितियों में भी पुष्पन नहीं करता। अनुकूल परिस्थितियां क्या, अनुकूल परिस्थितियों में वो वेजिटेटिव ग्रोथ तो कर ही रहा है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि अभी पौधा छोटा है, बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा है, अब उसमें प्यूबर्टी नहीं आई, ठीक है, बच्चा है अभी वो। वही चीज यहाँ पे है कि वो अभी किशोरावस्था में है, अभी वो फ्लोर वगैरह की ग्रोथ शो नहीं कर रहा, अभी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है। और ये वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, अपन कह दें कि किशोरावस्था है, ये सीड से जो पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स जो होती है आपकी, जो सीड से ग्रो की जाती है, उसके अंदर बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलती है। इसीलिए ही हम फ्रूट को वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से ही ग्रो करते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड क्या है, ये जो किशोरावस्था का टाइम है इसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। वरना मैंगो जैसे पेड़ में हमने देखा है कि 10-10 साल तक फल नहीं लगते हैं। रीजन यही होता है कि उसकी जो किशोरावस्था होती है, ज्वेनिटी स्टेज जो होती है, वो काफी लंबी होती है। करेक्टरिस्टिक की बात करें इस फेज की, तो नो फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग, फ्लोवर नहीं होंगे तो फ्रूटिंग नहीं होगी, नो फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग। वाइग्रस वेजिटेटिव ग्रोथ, सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट ही ग्रो करता है। लीव्स डिफर फ्रॉम एडल्ट फेज, एडल्ट फेज से पत्तियों में आप देखोगे तो चेंजेस, इसी वजह से कुछ लोग जो अभी एग्रीकल्चर को उतना ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं, वो अमरूद और कह दें कि जामुन के पेड़ में ज्यादा फर्क नहीं कर पाते हैं पत्तियां देख के, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन इन पेरेनियल क्रॉप्स, ये जो ज्वेनिटी किशोरावस्था है, इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है पेरेनियल क्रॉप्स में, इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स को उपयोग करते हैं, कायिक प्रवर्धन को उपयोग में लाते हैं ज्यादा से ज्यादा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ज्वेनिटी, ठीक है। अब बात करें प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि स्पीशीज एंड वैरायटी बहुत मैटर करता है, किस तरह की स्पीशीज है, किस तरह की वैरायटी है, ठीक है। अगर स्पीशीज आपकी ऐसी है जो एक वर्षीय है तो हम कह सकते हैं कि जल्दी फ्लोवर आ जाएंगे। अगर आप कह दो बहुवर्षीय है तो मैंने जैसे कि आपको बताया 10-10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, बीज द्वारा किया तो वेजिटेटिव ग्रोथ पहले होती है, और उसमें हम देखते हैं कि किशोरावस्था लंबी समय तक चलती है। जबकि कलमी पौधे जो होते हैं, इनमें आप देखोगे कि ये जो किशोरावस्था स्टेज है, ज्वेनिटी जो स्टेज है, इसको रिड्यूस कर देती है। रूट स्टॉक, अच्छा रूट स्टॉक होगा, जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, वो क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, वहां पे हम कहते हैं कि अच्छा रूट स्टॉक होता है, तो आपको ज्यादा पावर मिलती है पौधे को ग्रो करने के लिए, और जल्दी फ्लोरिंग भी शो करती है। न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा, पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी जल्दी पूरी करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से पूरी कर लेगा, फिर प्रोडक्टिव ग्रोथ भी उतनी अच्छी जल्दी पूरी करेगा, अच्छी से और जल्दी से पूरा कर लेगा, तो फिर उससे फ्रूट देखने को मिलते हैं बहुत जल्दी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिड्यूस ज्वेनिटी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं अनफ्रूटफुलनेस, फूल है लेकिन फूल से फ्रूट नहीं बन रहा, ठीक है। ये जो कंडीशन आती है इसे बोलते हैं अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस इज द फेलियर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स टू सेट फ्रूट, मतलब ये फ्लोरिंग प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, उनका फ्रूट में चेंज होने में भी क्या होना, मतलब चेंज होने में दिक्कत आना, तो उसको क्या बोलेंगे, अनफ्रूटफुलनेस। फूल होने पर भी फल नया बनना, ठीक है। कोजेज ऑफ अनफ्रूटनेस, कारण क्या रहेंगे इसके, कारण इसके कई रहेंगे, जैसे आपको बता दूंगा एक छोटा सा चार्ट बना के। उसमें आप देखो, एक तो होता है इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में बात करें तो न्यूट्रिशन हो सकता है,
न्यूट्रिशन हो गया आपका, आप में किस तरह के पोषक तत्व पूरे हैं या नहीं है, ठीक है, वो मैटर करते हैं। वेदर कंडीशन, क्लाइमेट वगैरह, वेदर या क्लाइमेट, इंसेक्ट की वजह से हो सकते हैं, इंसेक्ट एंड डिजीज की वजह से हो सकता है ये दिक्कत आपको देखने को मिले कि फ्लावर से फ्रूटिंग नहीं हुई। और कह सकते हैं कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा ये भी प्रॉपर होनी चाहिए। और इरिगेशन, इरिगेशन और सॉरी, छोटी सी बात बताता हूँ कि हम जैसे हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी, और कह सकते हैं कि हमारे खेत वगैरह भी नहीं है, तो हमने अभी जैसे थोड़े टाइम पहले हमारे पास एक किचन गार्डनिंग हम कर रहे थे, तो मेरे पापा को कोई बता गया कि आप जैसे ही फूल आने लगे तो इरिगेशन बंद कर दो, ठीक है, जैसे ही फूल आने लगे तो इरिगेशन बंद कर दो। तो अभी हम कहते हैं ना तीन बहार होती है, मृग बहार पे जैसे हमने लेना था, फ्रूटिंग आनी थी, फ्लोरिंग आई, मृग बहार लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही फ्लोवर आए पापा ने पानी देना बंद कर दिया, पानी देना बंद कर दिया। वो तो एक कहते हैं कि क्रांतिक अवस्था होती है, ठीक है, क्रिटिकल स्टेज होती है, वहां पे तो पानी देना होता है, उल्टा हमने बंद कर दिया तो सारे फूल झड़ जाते थे। मैंने कहा यार इतना टाइम हो गया, दो दो साल हो गए पौधे को लगे हुए, अभी तक फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो ये चक्कर मुझे पता चला कि हमने इरिगेशन देना ही बंद कर रखा था, ठीक है, तो ये पंगा आ जाता है कि आपको इरिगेशन वगैरह भी प्रॉपर रखनी होती है। तो कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर होना चाहिए, मेरे पापा वहां पे एक्सटर्नल फैक्टर थे फ्रूटिंग ना होने के, ठीक है। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर में आपको दिखेगा एक होता है जेनेटिक फैक्टर, इंटरनल में जेनेटिक अनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हम कहते हैं कि शायद कार्बन नाइट्रोजन का रेशो वगैरह ऊपर नीचे हो गया हो, न्यूट्रिएंट की कमी वगैरह इसमें देखने को मिलती है। और एक और फैक्टर आता है, उसको हम बोलेंगे एवोल्यूशनरी टेंडेंसी ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स। हाइब्रिड क्रॉप्स में आप देखोगे कभी कभी बताया जाता है कि हाइब्रिड जो क्रॉप्स होती है उनको आप क्या करो, उनको एक ही बार लो, एक ही बार उनसे प्रोडक्शन लो और उसके बाद उनका प्रोडक्शन मत लो। एग्रोनॉमी जो सीरियल क्रॉप्स होती है इनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो आपको बता देता हूँ अभी क्या है, ठीक है, इसको और डिटेल में तो जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है, जेनेटिक कारण में देखो इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी, और साथ में आपको दिख ले हाइब्रिडिटी, ये कारण है, और सेल्फ स्टेबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब पौधा नकार रहा है, ठीक है, पुंकेसर उसके पास आया, पोलन उड़ के आया, लेकिन वर्तिका करने का नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अस्वीकृति दे दी, नहीं किया उन्होंने, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो वहां से फ्लोवर तो है लेकिन फ्लोवर से फ्रूट नहीं बना। हाइब्रिडिटी वाला केस भी मैंने आपको बता दिया, हाइब्रिडिटी में भी ये चीज देखने को मिलती है, इनकम्पेटिबिलिटी हाइब्रिडिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो नर पुंकेसर था उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं थी कि वो मादा के जो अंडाणु है उनको क्या कर दे, निषेचित कर दे, फर्टिलाइजेशन में वो योगदान दे सके अपना, ठीक है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में ये दिक्कत आपको देखने को मिलती है कि वो क्या था, नर तो था, वो बंध्या था, ठीक है, नर बंध्या था, ठीक है, इसे नर बंध्यता भी बोलते हैं, हाँ, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी में नर बंध्यता होती है, इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी लिखा है। और फिजियोलॉजिकल में आपको मैं बताऊं तो सीएन रेशो, सीएन रेशो कि कार्बन नाइट्रोजन का रेशो जो है, इसमें क्या होता है अगर कार्बन हुआ ज्यादा, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज्यादा होगी, रिप्रोडक्टिव मतलब फूल वगैरह ज्यादा लगेंगे। अगर नाइट्रोजन ज्यादा हुआ तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, मतलब कायिक वृद्धि ज्यादा होगी, ठीक है। तो सीएन रेशियो का एक बैलेंस होना चाहिए, कार्बन ज्यादा नाइट्रोजन कम तो मतलब रिप्रोडक्टिव, अगर कार्बन कम और नाइट्रोजन ज्यादा तो मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। एक और देखिए हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोन की कोई दिक्कत है, ठीक है। और कह सकते हैं इनकम्प्लीट फ्लोवर, ये जो एवोल्यूशनरी टेंडेंसी थी इसमें क्या हुआ, फ्लोवर पौधे क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, अब नई नई वेराइटीज आ रही है, कुछ ना कुछ नए नए करेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फ्लोवर देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट फ्लोवर मतलब मेल या फीमेल अलग अलग फ्लोवर होंगे। कंप्लीट फ्लोवर में क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही फ्लोवर के अंदर होते हैं, और इनकम्प्लीट में ऐसे कह सकते हैं मेल का फ्लोवर अलग, फीमेल का फ्लोवर अलग। तो इस केस में क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा बढ़ जाता है, सेल्फ पोलिनेशन कम हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपको फ्लोवर से फ्रूटिंग
थोड़ा कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें आपको फिर पोलिनाइजर्स और इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये वो केस है। और हेट्रोस्टाइली भी एक इसके अंदर आता है, हेट्रोस्टाइली एवोल्यूशनरी टेंडेंसी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है हेट्रोस्टाइली में, ये वैसे तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, कि वर्तिका अगर के पास ऐसी संरचना देखने को मिलती है कि जो मेल और फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। इसमें जो पुंकेसर है ये आपका फीमेल से बड़े दिखेंगे, और एक में क्या होगा ऐसे चेंज हो सकता है करेक्ट इनकी स्ट्रक्चर, कि छोटे दिखेंगे, और एक में ऐसे होगा कि शायद वो लगे आपको आभासी हो लेकिन हो ही ना वहां पे, ऐसे इस तरह का केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर होंगे ही नहीं तो भी नहीं होगा, और जो यहाँ पे छोटे होंगे पुंकेसर तो वहां भी क्या होगा, परसेंटेज कम हो जाएगा फ्रूटिंग होने का, और जहां प्रॉपर होंगे वहां पे परसेंटेज बढ़ जाएगा क्रॉस पोलिनेशन का, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन का या फर्टिलाइजेशन की परसेंटेज बढ़ जाएंगे, जिससे फ्लावर टू फ्रूटिंग पॉसिबल हो पाएगी। अब शायद आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ आया होगा, इतना फास्ट बता दिया, लेकिन कोशिश करूंगा और ज्यादा डिटेल में लेके आऊं, तो उसको जरूर पढ़ लेंगे वहां पे। कंट्रोल ऑफ अनफ्रूटफुलनेस, तो इस पे नियंत्रण कैसे करें? बैलेंस फर्टिलाइजेशन करो, फर्टिलाइजेशन को पूरा ध्यान रखो, प्रॉपर प्रूनिंग करो, ढंग से कटाई करो उसकी, मतलब काट छाट करो, ऐसे पौधा सही दिखना चाहिए, उसमें वायु संचार अच्छा होना चाहिए, और उस पे अच्छे से परागकण व्यवस्थित हो जाए, अच्छी कंडीशंस बना के रखो, फ्लावर ढंग से खिल सके। ठीक है, तो ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रूनिंग करना भी बहुत आवश्यक है। यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, हाँ आप ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप ऑक्सिन का यूज कर लेते हो, और भी जैसे आप साइटोकाइनिन का और जिब्रेनिक एसिड का इनका यूज करते हो, ये सारे ग्रोथ प्रमोटर है, ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो वहां पे भी इसका काफी अच्छा योगदान रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनाइजर्स, पोलिनाइजर्स क्या होते हैं आगे बताता हूँ। बी कीपिंग कर सकते हो, ये बी क्या होती है, ये बहुत सहायता करती है, मक्खियां जो है वो हमारा काफी हद तक क्रॉस पोलिनेशन को हैंडल करती है। ठीक है, उसको देखना होता है। अब और बात करें तो फ्लोवर बड डिफरेंशिएशन क्या होता है? फ्लोवर बड डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच अ वेजिटेटिव बड इज ट्रांसफर इनटू अ फ्लोवर बड। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको, 2 या 3 लाइनों में आपको आंसर देना होगा उस तरीके का। तो वानस्पतिक कली का पुष्प कली में परिवर्तन होना, ऐसी कली जो वानस्पतिक ग्रोथ दिखा रही थी उसका पुष्प कली में, मतलब फूल में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोवर बड डिफरेंशिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोवर बड डिफरेंशिएशन, क्या प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ेगा? इसका टेम्परेचर का प्रभाव, फोटो पीरियड का, दिन की लंबाई में, मतलब ऐसे कह सकते हैं फोटो पीरियड का प्रभाव, उसकी उस पर कितनी सनलाइट वो ले रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन का प्रभाव पड़ता है, सीएन रेशियो का, जैसे कि मैंने बताया नाइट्रोजन अगर बढ़ जाता तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती, लेकिन कार्बन बढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई, इसलिए वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। प्लांट हॉर्मोन्स, जिब्रेनिक एसिड और ऑक्सिन्स, ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं इस चीज को, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चीज बढ़ी। प्रूनिंग एंड स्ट्रेस, अगर प्रूनिंग प्रॉपर से हुई है, ठीक है, उसकी वजह से और स्ट्रेस की वजह से भी इस पे काफी प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव के कारण थे। ठीक है, हाई सीएन रेशियो फेवर फ्लोवरिंग, ये बात तो मैंने आपको समझाई थी, अगर सीएन रेशियो हाई होगा मतलब कार्बन ज्यादा होगा, नाइट्रोजन कम होगी, तो फ्लोवरिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पोलिनेशन की। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा, मेल भाग से फीमेल पार्ट तक, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक क्या जाना? पोलन ग्रेन का जाना। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पुष्प पुष्पन कहलाता है, क्या बोलते हैं इसे? पोलिनेशन को। ठीक है, परागण, परागण बोलते हैं, परागण, परागण। ठीक है, परागण बोलते हैं। टाइप ऑफ पोलिनेशन, प्रकार की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन होता है स्व परागण, क्रॉस पोलिनेशन होता है पर परागण, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। स्व परागण क्या होता है? एक ही प्लांट का मेल पार्ट उसी प्लांट के फीमेल तक पहुंच जाए। ठीक है, मेल पार्ट जैसे कि हमारा पोलन ग्रेन, एंथर के पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, सेम प्लांट के पोलन ग्रेन का सेम प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंचना होता है सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन की किसी एक प्लांट के पोलन ग्रेन का किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी, इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं लेकिन आज नहीं। पोलिनाइजर्स एंड पोलिनेटर्स क्या होते हैं? परागदाता पौधे एवं परागकण, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि
कुछ अनफ्रूटफुलनेस देखी जाती है, क्योंकि मेल पार्ट या हम कह दें कि नरबंधेता वगैरह कंडीशन होगी, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे पौधे लाने पड़ते हैं जिनके अंदर परागदाता के गुण पाए जाते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो पोलिनाइजर्स वो होते हैं, पोलिनाइजर इज द प्लांट वेराइटी विच प्रोवाइड्स कंपेटिबल पोलन ग्रेन, मतलब जिनके पास है प्रॉपर ऐसे एंथर्स, वह किस्म जो उपयुक्त पराग प्रदान करती है। ठीक है, आपने अगर सुना होगा कि डायशियस वैरायटी है, डायशियस वैरायटी किसकी, पपाया की। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स का यूज करते हैं। एक आपने अगर सुना है कुकर बिट्स में, कुकर बिट्स के अंदर भी हम यूज करते हैं 1:10 का मेल फीमेल रेशियो रखा जाता है, 1:15 का, ऐसे 10:1 का रखा जाता है, शायद नहीं, 15:1, 15:1 का मेल फीमेल रखा जाता है कुकर बिट्स में, और 1:10 का मेल फीमेल रखा जाता है पपाया में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, 15 मेल की आपने वैरायटी रखी, तो वो क्या है, एक प्रॉपर पोलिनाइजर्स को सॉरी, प्रॉपर पोलिनाइजर्स पोलिनाइजर्स को वहां पे क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि उनके अंदर ये चीजें देखने को मिलती है कि अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन वहां पे देखने को मिल सकती है, तो वहां पे मेल के जो पोलिनाइजर्स हैं, मेल पार्ट को ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एप्पल ऑर्चार्ड में नीड होता है पोलिनाइजर वेराइटीज की। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया एप्पल के बारे, कि एप्पल ऑर्चार्ड्स में जो एप्पल के जो सेब के बगीचे होते हैं, उनमें नीड होती है पोलिनाइजर्स की। पोलिनेटर्स क्या होते हैं, पोलिनेटर्स इज द एजेंट दैट कैरीज पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मधुमक्खी के बारे में हम बात की कि हमें बी कीपिंग करनी है, मधुमक्खी पालन करना है, वो इसीलिए करना है कि मधुमक्खी एक क्या है, पोलिनेटर है। पोलिनेटर मतलब वो जब क्रॉस पोलिनेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है, किसी एक प्लांट के परागकणों को वो दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र तक लेके जा रही है। कौन लेके जा रही है, हनी बी लेके जा रही है, मधुमक्खी लेके जा रही है। ठीक है, तो ये मधुमक्खी एक क्या है, पोलिनेटर है, परागकण को ले जाने वाला माध्यम है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे माध्यम है, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। विंड की बात करें, पवन की और इंसेक्ट की, ये भी काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने पढ़ा है कि जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें अगर क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन में हम विंड द्वारा देखते हैं, हवा द्वारा, पानी द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट में हम मधुमक्खी द्वारा पढ़ लेते हैं आज के लिए। बीज आर मोस्ट इफेक्टिव पोलिनेटर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इफेक्टिव पोलिनेटर्स है, और वैसे भी हम एपीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमें इससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि शहद वगैरह, मेडिसिनल फायदे भी इसमें से काफी निकाले जा सकते हैं बी से। ठीक है, तो बी कीपिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है अपने आप में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्टिंग एम्ब्रायो फॉर्मेशन। नर व मादा युग्मकों का संयोग ही फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, नर व मादा युग्मकों का संयोग है फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आपने देखा होगा, जैसे आपको मैं बता दूं, ज्यादा तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आप एक एग्स होते हैं, ठीक है, जो सिंगल एन होते हैं, और बीच में एक 2n वाला एग होता है। ठीक है, अब ऐसे समझो, वन मेल गैमीट, एक मेल गैमीट आता है, ठीक है, जो वर्तिकाग्र से आया, वर्तिकाग्र में गया, और किससे युग्मक बनाएगा, वो युग्मक इससे बनाएगा, इससे संयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये n और इसका मेल का n मिलके 2n एम्ब्रायो बना देते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 2n एम्ब्रायो बना देते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अदर मेल गैमेट आके क्या करता है, मेल गैमेट आके इसके साथ पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्ली, इसके साथ पोलर न्यूक्ली के साथ आके संयोग कर लेता है। ये है 2n और ये है n, हमारा एंथर, तो 2n प्लस n मिलके कितने हो जाते हैं, 3n, और ये क्या बना देते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आता है यहां से, एंडोस्पर्म जो है, क्वेश्चन आता है यहां से, एंडोस्पर्म है वो कितने गुणित होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपको किसमें देखने को मिलता है, ऐसा कौन सा फल है जिसका एंडोस्पर्म खाया जाता है, ठीक है, तो वो खाया जाता है कोकोनट का। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, माफ करना थोड़ा। पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब
अगर मेल और फीमेल का संयोग हो जाए, ठीक है, और एक नई संतति पैदा हो तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया। वैसे तो संयोग तक की हम क्या बोलते हैं, नर व मादा युग्मकों का संयोग ही फर्टिलाइजेशन है। पर क्या हो कि अगर एक नई संतति पैदा होगी, एक नई ऑफस्प्रिंग बन गई, लेकिन मेल और फीमेल का संयोग कभी हुआ ही नहीं था, तो ये जो कंडीशन होती है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के बिना ही फल का बनना, मेल और मादा युग्मकों के संयोग के बिना ही क्या होना, निषेचन हो जाना। ठीक, आई मीन क्या होता है, फल बन जाना, सॉरी निषेचन क्या हो जाना, निषेचन तो हो ही नहीं रहा, फल बन जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, संतति पैदा होना, पार्थेनोकार्पी। ओ अगर ये अगर एनिमल्स में होती ना, ये तो जैसे प्लांट्स में हो रही है पॉसिबल, अगर ये एनिमल्स में होती है तो उससे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस ह्यूमंस में, इंसानों में नहीं पाई जाती। फ्रूट्स आर सीडलेस। अगर पार्थेनोकार्पी द्वारा अगर कोई फल तैयार हुआ है, वो कैसा होगा, बीज रहित होगा, ठीक है, उसके अंदर सीड नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आपको पता ही है, बनाना के अंदर सीड नहीं पाए जाते, और आजकल तो हम देखते हैं ग्रेप के अंदर भी सीड नहीं पाए जाते। पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, शायद क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसे इंड्यूस कर दिया, जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीजन की सहायता से आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी कर दी। ठीक है, आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है हार्मोन से, और नेचुरल पार्थेनोकार्पी बनाना में पाई जाती है और पाइनएप्पल में पाई जाती है। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको मैं दिखाऊंगा इसको और ज्यादा अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, क्योंकि मैं बढ़ाना तो चाहता हूँ इसको, और भी डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।